नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं जो नहर पाठशाला द्वारा 2 तारीख को टेस्ट लिया गया, उसमें जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता अपने खर्च को कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसमें किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता अपनी खपत को, यहाँ पे क्या है, अपनी खपत को यानी कि खर्च, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई उपभोक्ता अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, जो मूल्य में वृद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है कि जितने प्रतिशत खर्च में वृद्धि होगी, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 20%, इसका मतलब 100 अगर किसी वस्तु का मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य अगर कितना है 100 है, तो उसमें वृद्धि कितने की होगी, 20 की, मतलब कितना हो गया मूल्य उस वस्तु का, 120 हो गया। तो जितनी वृद्धि मूल्य में हुई है उतने ही क्या होगी, खर्च में भी वृद्धि होगी। मतलब खर्च भी कितना होगा, पहले अगर खर्च 100 था तो खर्च अब कितने होने लग गया, 120 रुपए खर्च होगा। अगर बात करें रुपए में तो कितना हो जाएगा, पहले अगर खर्च 100 था तो 20% वृद्धि हो रही है, मतलब अब कितना होगा खर्च, 120 होगा। ये 120 कब होगा, अगर उपभोक्ता पहले जितनी वस्तु खपत करता था अगर अब भी उतनी ही वस्तु खपत कर रहा है तो क्या होगा, खर्च में भी क्या होगा, वृद्धि होगी, कितने की, 20% की। लेकिन कह रहा है कोई उपभोक्ता अपने खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे, खपत कम करनी है क्योंकि मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब खर्च अपरिवर्तित रहने का मतलब पहले खर्चा 100 था तो खर्चा अब भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन मूल्य में वृद्धि के हिसाब से खर्च कितना होने लग गया, 120 होने लग गया। लेकिन करना कितना है, खर्चा 100 ही करना है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो खर्चे में कितने की कमी होगी, खर्चे में कमी, खर्चे में कमी कितने की होगी भी, खर्चा हो कितना रहा है 120 और करना कितना है 100, मतलब 20 की कमी होगी, कितने के पीछे, 120 के। प्रतिशत में बात करें तो गुणा किसका करेंगे, 100 का। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। 0 से 0 कट गया, 2 छकी 12, 1/6 गुणा 100, मतलब 1/6 में 100 का गुणा करना है, मतलब 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है, 16 सही 2/3%, मतलब 6 का 100 में भाग देंगे कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3%। और खर्चे में जितनी कमी करेंगे उतनी ही खपत में कमी होगी। तो खपत में भी कितनी कमी होगी, 16 सही 2/3% की कमी होगी। कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, या तो 16 सही 2/3 ऑप्शन होता, 16 सही 2/3%, या होता 100/6, कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या आएगा, द आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। क्या क्या कह रहा है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। एक चीज कि इनकम टैक्स का 17%, इनकम टैक्स का 17% बराबर होगा किसके, शुद्ध इनकम का 3%। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति की मान लो आय कितनी है, 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति की आय है, कोई व्यक्ति की आय कितनी है, 1 लाख रुपए है। अगर इसमें से वो 20,000 टैक्स दे रहा है, कितना दे रहा है, 20,000 रुपए टैक्स दे रहा है, तो उसकी शुद्ध आय कितनी बची भी, ये 20,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, आय कितनी है, 1 लाख है, तो शुद्ध आय कितनी बची, शुद्ध आय कौन सी होती है,
कुल आय में से जो कुछ भी कटौती हो रही है उसके बाद जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध आय। तो कुल आय 1,00,000, इसमें से टैक्स कितना कट रहा है, 20, तो शुद्ध आय कितनी बची, 1,00,000 में से 20,000 घटा दिए, कितने बच गए, 80,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टैक्स 17% बढ़ जाए, मतलब ये है जो इसका 17% बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, शुद्ध इनकम भी। ये जितना बढ़ेगा उतनी ही शुद्ध इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इनकम टैक्स का 17%, मतलब ये टैक्स 17% बढ़ रहा है तो शुद्ध इनकम कितनी कम हो रही है, तो टैक्स का 17% बराबर किसके होगा, शुद्ध इनकम का कितना प्रतिशत है, ये दोनों बातें क्या होगी, बराबर होगी। अब ये दोनों बातें बराबर है तो क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स का 17% बराबर शुद्ध इनकम। जब दो कोई चीज बराबर हो, क्या है इसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम टैक्स मतलब आई टी, शुद्ध इनकम मतलब नेट इनकम एन आई। तो का मतलब क्या होता है, गुणा में, गुणा में क्या है 3%, और इसमें भी का मतलब क्या होता है 17%। जब दो चीजें ऐसे बराबर हो तो इसका मतलब होता है नेट इनकम अनुपात इनकम टैक्स। नेट इनकम, नेट इनकम के गुणा में कितना है 3%, तो इसका मान तो क्या होगा, इसके जो गुणा में वो 17%। और आईटी मतलब इनकम टैक्स, जो आगे वाले के गुणा में वो किसका मान होगा, इसका मान होगा। मतलब नेट इनकम कितनी है 17%, तो इनकम टैक्स कितना होगा 3%। प्रतिशत कट गया, मतलब कितना है 17:3। शुद्ध इनकम है 17, इनकम टैक्स है 3, तो कुल इनकम भी अपने पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कुल इनकम। कुल इनकम कितनी हो जाएगी, शुद्ध इनकम है 17 और इनकम टैक्स है 3, दोनों को वापस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल इनकम। जैसे यहाँ पे टैक्स कितना है 20,000, शुद्ध आय कितनी है 80,000, दोनों को वापस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल आय। उसी प्रकार शुद्ध इनकम है 17, इनकम टैक्स है 3, 17 और 3 कुल इनकम कितनी हो जाएगी 20। अब अपने पास तीनों चीज आ गई, कुल इनकम भी आ गई, टैक्स भी आ गया और नेट इनकम भी आ गई, शुद्ध आय भी आ गई। अब पूछ क्या रहा है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। इनकम टैक्स की दर का मतलब इनकम टैक्स प्रतिशत में पूछ रहा है कि 100 के पीछे कितना टैक्स दे रहा है, तो टैक्स की दर पूछ रहा है अपने से, टैक्स की दर। टैक्स की दर बराबर क्या होगा, टैक्स दे कितना रहा है 3 दे रहा है, अनुपात में कितना दे रहा है 3, कितने के पीछे, टैक्स हमेशा किसके पीछे दिया जाता है, कुल इनकम के पीछे दिया जाता है, तो बटा में कौन आएगा, कुल इनकम आएगा। टैक्स की दर हमेशा किस पे ज्ञात की जाती है, कुल इनकम पे ज्ञात की जाती है, तो कुल इनकम क्या है कितनी 20, दे कितना रहा है 3, तो जिसको प्रतिशत में बदलना आता है वो तो आता है ऊपर, और जो बदलना है वो किसके पीछे लग रहा है, तो टैक्स किसके पीछे लगता है, कुल इनकम, तो ऊपर तो आएगा टैक्स बटा आएगा कुल इनकम। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, 20×100 कितना आ जाएगा, टैक्स की दर है 15%। आंसर क्या आएगा 15%। दोबारा बता देता हूं कि जब कोई दो चीज बराबर होती है, जैसे इनकम टैक्स का 17% बराबर है शुद्ध इनकम का 3%, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स कितना है 3, तो शुद्ध इनकम कितनी होगी 17, मतलब इसके जो गुणा में वो उसका मान होता है, उसके जो गुणा में वो क्या होता है, इसका मान होता है। होता कैसे है ये भी देख लेते हैं कि उल्टा मान कैसे बन जाता है। कैसे भी, इनकम टैक्स क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स का 17% बराबर है शुद्ध इनकम के, शुद्ध इनकम का 3%। का मतलब क्या होता है गुणा में, का मतलब क्या होता है गुणा में। जब इनकम टैक्स इधर है, इनकम टैक्स गुणा 17%, ये 3% के गुणा में क्या है शुद्ध इनकम, तो ये क्या आएगा बटा में आएगा शुद्ध इनकम बराबर कितना बच गया 3%। ये 17 इनके गुणा में, ऊपर गुणा में, इसका मतलब यहां पे भी गुणा में, ये गुणा में है तो इसको आगे और क्या कर लेंगे, ऊपर आएगा इनकम टैक्स बटा नेट इनकम मतलब शुद्ध इनकम बराबर कितना आ जाएगा 3% है, और इनके गुणा में क्या 17, तो बराबर से आगे जाएगा वो क्या चला जाएगा बटा में चला जाएगा, प्रतिशत कट गया, मतलब इनकम टैक्स कितना हो गया 3, शुद्ध इनकम कितनी होगी 17। यही कह रहा था मैं कि शुद्ध इनकम कितनी होगी, इसके जो गुणा में वो मान होता है, शुद्ध इनकम कितनी होगी 17,
तो मतलब इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, जब कोई दो चीज बराबर हो तो जैसे इनकम टैक्स का 17%, मतलब इनकम टैक्स से गुणा में जो मान है वो किसका होगा, आगे वाले का, और आगे वाले के जो गुणा में मान है वो किसके होगा, पीछे वाले का। उसके बाद अपने हल किया भी, इनकम टैक्स कितना आ गया 3, शुद्ध इनकम आ गई 17, दोनों को वापस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास कुल इनकम। कुल इनकम कितनी है 17 और 3 कितने हो गए 20। तीनों चीज आ गई। टैक्स वाले क्वेश्चन के अंदर क्या तीनों चीज मिल गई, शुद्ध इनकम भी मिल गई, टैक्स भी मिल गया और कुल आय भी मिल गई। प्रतिशत में पूछ रहा है भी इनकम टैक्स प्रतिशत में कितना दे रहा है, तो टैक्स की दर ज्ञात करनी है तो टैक्स बटा कुल इनकम गुणा 100। टैक्स की दर बराबर सूत्र क्या होता है, टैक्स बटा कुल इनकम गुणा 100। अपने पास क्या है, वास्तविक मान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो अपने पास ये तीनों चीजें क्या है, अनुपातिक है, तो अनुपातिक से भी हम अपने प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दें, मतलब आयत की लंबाई कितनी बढ़ा रहा है 10%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपने को मान दिया हुआ है, वास्तविक मान नहीं है, वो क्या है अनुपातिक रूप में मान दिया हुआ है। कैसे कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिए जाए, इसका मतलब है कि अगर आयत की लंबाई पहले 100 थी, प्रतिशत का मतलब 100 थी, तो अब कितनी हो जाएगी आयत की लंबाई 110 हो जाएगी। 10% मतलब 100 के पीछे 10 बढ़ा रहा है, तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 110। चौड़ाई 10% कम कर दें, आयत की क्या कर दे वो चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 10% कम कर दे, मतलब 100 के पीछे अगर पहले आयत की चौड़ाई 100 थी तो अब आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले अपने क्या थी आयत की लंबाई 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 110। इसको मैं 0 से 0 काट सकता हूं, पहले कितनी थी 10 थी तो अब आयत की लंबाई कितनी है 11। पहले इसमें 0 0 से काट सकता है, पहले आयत की चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी है चौड़ाई 9। अब पहले आयत की लंबाई 10 थी, चौड़ाई भी कितनी थी 10 थी, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 100। आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा, अब लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई है 9, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 99। ये कह रहे हैं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल 100 था, 100 से कितना हो गया 99 हो गया, मतलब 100 के पीछे क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। इसका मतलब 100 के पीछे कोई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं प्रतिशत। तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 1% की कमी होगी, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, खर्च में 30% की कमी कर दें, तो सॉरी 30% की वृद्धि कर दें, तो ज्ञात कीजिए बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब आय की बात आ रही है तो आय की बात होगी और क्या होगी खर्च की बात होगी और फिर क्या होगी बचत की भी बात होगी। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 80%, आय का 80% मतलब पहले उसकी आय 100 थी, आय कितनी है 100 है, तो उसमें से खर्च कितना करता है 80, मतलब आय का 80%। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, मतलब 100 उसकी आय है, आय का 80%, का मतलब क्या होता है बटा में 100, तो ये 100 किसका मान है, का से पहले क्या है आय, आय कितनी है 100, तो खर्चा कितना कर रहा है 80। इस 80% का मतलब क्या है, अगर उसकी आय 100 है तो खर्चा कितने कर रहा है वो 80 कर रहा है। अब आय 100 है, खर्चा 80 है, तो बचत कितनी होगी, जो बच गया वो क्या है उसकी बचत। इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से ये काट दिए, 2 एका 2, 2 चौकी 8, 2 पंजा 10, ये सब चीजें क्या है अनुपातिक है, ये सब चीजें क्या है अनुपातिक। प्रतिशत में दिया हुआ है, वास्तविक नहीं दिया, तो प्रतिशत का मतलब अनुपातिक मान है। मान ये किस रूप में है, यूनिट के रूप में मान है, और जब मान अनुपातिक दिया हो तो हम उसके साथ एक ही संख्या का गुणा भी कर सकते हैं, एक ही संख्या का क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, जैसे किया था ना, 2 का
इसमें भाग दिया, 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 पे, तो मैं गुणा भी कर सकता हूं। आगे मेरे को दिख रहा है भी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं कैलकुलेशन में क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत दिया है, इसलिए मैं प्रत्येक मान में 100 का गुणा कर रहा हूं, केवल आगे सहूलियत के लिए। तो इसमें 100 का गुणा किया 100 आया, इसमें 100 का गुणा किया 400 आया, इसमें 100 का गुणा किया कितना आया 500। आय कितनी थी 500, खर्चा कितना था 400, बचत कितनी होगी 100। ये मैंने ओनली आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 का गुणा किया है, क्योंकि मेरे को आगे मान प्रतिशत में मिल रहा है। प्रतिशत का मतलब क्या आएगा, बट्टा में 100 आएगा। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दे, आय में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, तो ये तो आय थी उसकी पहले। अब क्वेश्चन के हिसाब से आय कितनी बन रही है उसकी, कह रहा है आय में 20% की वृद्धि कर दे, मतलब पहले आय 100 थी, तो 100 में कितने हो जाएगी आय उसकी 120 हो जाएगी। तो पहले आय कितनी थी 500 थी, तो अब आय कितनी है 120 बटा 100, मतलब 500 कितने का मान है 100 का, 0 से 0 कट गया, 12 5 60, अब उसकी आय कितनी आ गई 600। खर्चे में 30% की वृद्धि कर दे, मतलब खर्चे में 30% की वृद्धि करेगा, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो गया 130% हो गया। 130% का मतलब बटा में 100, 0 0 कट गए, 130 का गुणा करना है, तो 13 दूनी 26, 13 चौकी 52, खर्चा कितना हो गया 520 हो गया। अब अपने को कह रहे हैं ज्ञात कीजिए बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो अब आय कितनी है 600, खर्चा कितना है 520, तो बच कितना रहा है, अब उसके पास कितना बच रहा है 80 बच रहा है। कितना बच रहा है अब 80 बच रहा है, लेकिन पहले कितनी बचत थी 100, अब बचत कितनी निकल रही है 80, मतलब बचत 100 से घट गई, कितनी घट गई 20, और 100 के पीछे कोई चीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रतिशत, तो मतलब प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, कितनी हो गई 20% की उसकी बचत में क्या होगी कमी होगी। इसका मतलब बचत में कितने प्रतिशत कमी हुई है 20%। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 21 ज्यादा थे, पूर्णांक ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, जब क्वेश्चन में क्या परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन दिए हो, तो एक तो सीधा सा तरीका होता है, कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है, एक विद्यार्थी फेल हो रहा है और दूसरा विद्यार्थी क्या हो रहा है पास हो रहा है। जो फेल हो रहा है उसका प्रतिशत में प्राप्तांक दिए हो कि इतने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए, और साथ में क्या दिया हो इतने नंबर से फेल हो गया, और जो पास हो रहा है उसको ये दिया हो कितने प्रतिशत उसने प्राप्त किया और इतने नंबर पास मार्किंग से ज्यादा ले गया। तो वहां पे एक ट्रिक की बात करें तो क्या होता है, दोनों मतलब कितने नंबर से फेल हुआ है और कितने नंबर से ज्यादा से पास हुआ है, उन दोनों का अंकों का योग, अंकों का कि एक विद्यार्थी कितने अंकों से फेल हुआ है 24 और दूसरा कितने नंबर ज्यादा से पास हुआ है 21, दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों के प्रतिशत मान के अंतर के बराबर होता है। मतलब एक ने प्राप्त किए 40% और दूसरे ने प्राप्त किए 25%, मतलब दोनों के प्रतिशत अंकों के अंतर का मान क्या होता है, जो एक विद्यार्थी जितने नंबर से फेल हुआ है और एक विद्यार्थी जितने नंबर ज्यादा से पास हुआ है, उन दोनों अंकों का योग किसके बराबर होता है, दोनों विद्यार्थियों की प्राप्तांक जो प्रतिशत में उनके अंतर के बराबर होता है। तो ये कितने प्रतिशत का मान है 24 प्लस 21 कितने प्रतिशत का मान है 40 माइनस 25% का मान होता है। और कह रहा है पूर्णांक ज्ञात करो, और कोई परीक्षा में पूर्णांक क्या होता है हमेशा 100% होता है, मतलब ये कितने का मान है 40 माइनस 25% का, और हमें पूछ कितने का रहा है 100% का मान पूछ रहा है। तो 24 प्लस 21 कितने हो गए 4 और 1 5, 2 और 2 4, 40 में से 25 गए 15, मतलब 45 अंक है वो कितने प्रतिशत का मान है 15% का। और अपने को ज्ञात क्या करना है पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक किसी परीक्षा क्या होते हैं 100% होते हैं। 15 थी 45 मतलब कितना आ गया 300 नंबर के क्या थी वो परीक्षा थी। परीक्षा कितने नंबर की थी 300 नंबर की। अब देखते हैं कि ये सर बराबर भी दोनों प्रतिशत प्राप्तांकों के अंतर के बराबर इनका योग कैसे होता है। देखो किसी परीक्षा के अंक क्या है, ये है यहां से 0 से स्टार्ट और यहां तक तो लास्ट कितने नंबर की परीक्षा है वो है। अब इसमें यहां पे क्या होगा इसका पास मार्किंग होगा भी इतनी इस लाइन मतलब यहां तक नंबर लाएगा वो तो क्या है टोटल में से टोटल नंबर, और यहां से स्टार्ट होते हैं परीक्षा के नंबर, और यहां तक अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा ओनली पास होगा। अब अपने को दो विद्यार्थी दिए,
कि एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से फेल हो गया, मतलब एक विद्यार्थी था उसने इतने अंक प्राप्त किए, इतने अंक किसके बराबर थे? 25% के बराबर थे। एक विद्यार्थी ने क्या किया? इतने अंक प्राप्त किए और वो कितने प्रतिशत का मान था? 25%। लेकिन उसको यहां तक जाने के लिए मतलब 24 अंकों से फेल हो गया, मतलब इस लाइन तक कब जाता? 25 उसने प्राप्त किया और इस लाइन तक तब जाता जब ये 24 अंक और लेके आता। 24 अंक इस लाइन से क्या रह गए थे? उसके कम रह गए थे। कब? जब 25% प्राप्त किया। उसके बाद कह रहा है उस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास होने का न्यूनतम कितना था? यहां तक था, उससे 21 ज्यादा ले आया। मतलब इसका मतलब दूसरा जो विद्यार्थी था वो इस लाइन को पार करते हुए यहां तक पहुंच गया, तो उसके कितने प्राप्त अंक हो गए? 40% नंबर हो गए। और ये इस लाइन से कितना आगे चला गया था? 21 नंबर ज्यादा ले आया था। इस पास मार्किंग में जितने अंक चाहिए थे उससे कितने ज्यादा ले आया? 21। मतलब यहां तक, इस लाइन से यहां तक आने में कितने नंबर चाहिए? 21। और इस लाइन से यहां तक आने में कितने चाहिए? 24। मतलब इन दोनों लाइनों का यहां तक कितना प्रतिशत है? 25%। और यहां तक कितना प्रतिशत है? 40%। और इन दोनों का बीच का गैप कितना है? 24 और 21, मतलब कितना है? 45 है। और प्रतिशत में दोनों के बीच का गैप कितना है? 40 में से 25 घटाएं कितना है? 15%। मतलब दोनों विद्यार्थियों का, जब एक परीक्षा में एक विद्यार्थी फेल हो और दूसरा विद्यार्थी पास हो, और पहला जो विद्यार्थी फेल हो रहा है वो कुछ नंबर से फेल हो और दूसरा विद्यार्थी है वो कुछ नंबर ज्यादा से पास हो रहा हो, तो दोनों के नंबरों का योग किसके बराबर होगा? दोनों के प्रतिशत नंबरों के अंतर के बराबर होगा। ये इसलिए लिखा मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, x y का 80% है, y x का कितना प्रतिशत है? देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आते सबको हैं, लेकिन आंसर गलत होने के लगभग चांस होते हैं। कैसे? का से पहले जो जस्ट नाम होता है वो होता है नीचे वाला मान। का से जस्ट पहले जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो 80% का मतलब क्या है? यहां पे 80% का मतलब है 80/100। किसका? y का 80/100। 80% का मतलब क्या है? y का 80/100। इसका मतलब इसमें y का मान कितना है? 100 है। तो x का मान क्या है? ऊपर वाला है। x y का 80/100 है, इसका मतलब y का, तो नीचे जो मान है वो किसका मान है? y का। y कितना है? 100। तो x कितना होगा? ऊपर वाला कौन होगा? x होगा। तो x कितना है? 80। अब पूछ रहा है y x का से पहले क्या बोला? x बोला, इसका मतलब बटा में कौन आएगा? x आएगा, ऊपर आएगा y। प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा में 100 करेंगे। तो y कितना है? 100 और x कितना है? 80 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1000 बराबर 8। कितना हो गया? 1000 बराबर 8। तो कितना आएगा? 8 का 8 बच गया 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 5 40, मतलब 125% आ गया। तो yx का कितना प्रतिशत है? 125% है। इस क्वेश्चन में सिंपल से यही चीज ध्यान रखनी होती है, का से पहले है जो उसका मान क्या होता है? नीचे वाला होता है। और दोबारा जो का पूछा है किसका? x का, तो इसका मतलब x का मान नीचे आएगा। तो x का मान नीचे क्या आएगा? 80। बस इतना सा थोड़ा समझ के इसमें लिखना होता है, फिर क्वेश्चन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20%। एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा, कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस टाइम जब कंपटीशन भी, एक तो होता है दो तरीके का कंपटीशन पास कर सकते हैं। एक तो होता है रट के पेपर को क्लियर करना, उसमें अगर अपने रट्टा मार रखा है तो जिस टाइप के क्वेश्चन अपने रटे हैं अगर पेपर के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपने क्या कर देंगे? हल कर देंगे। बाय चांस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग कर दी और अपने रट रखे तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, क्वेश्चन को हमेशा समझ के करें, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज अपनी जो थ्योरी होती है उस पे आधारित क्वेश्चन होता है, और उस थ्योरी में बात क्या करें उसको लिखिए, बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर जो निकालेंगे वो एकदम सही आंसर आएगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से
कर्म से 25% व 20% अधिक है। इसका मतलब अपने को इसके अंदर तीसरी संख्या दे दी। क्या दे दी कि दो संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और यह है तीसरी संख्या। किस दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कर्म से 25%। इसका मतलब तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या, इसने बोला तीसरी संख्या से कर्म से, तो 25% है वो क्या है, पहली संख्या है, अधिक है। इसका मतलब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी होगी, 125। दूसरी संख्या कर्म से बोला, इसका मतलब पहली है 25% है वो पहली संख्या है और 20% है वो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 120 होगी। ज्ञात कीजिए पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या का। तो का से पहले क्या बोला इसने, पहली संख्या, तो पहली संख्या आएगी नीचे। का से पहले जो नाम होता है वो होता है बेस। तो बेस किसे बोलते हैं, आधार। आधार किसे बोलते हैं, भिन्न संख्या का हर होता है। तो नीचे किसका पूछ रहा है, एक पहली संख्या का, मतलब पहली संख्या क्या है, 125 बटा में कौन आएगी, पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। कौन सी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो वो आएगी ऊपर। प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका मतलब गुणा में 100। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 चौका 96। 24 का 4 से गुणा है करना है तो क्या करेंगे, 4 को हम तोड़ सकते हैं माइंड के अंदर। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो कितना प्रतिशत आएगा, 96% आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थमेटिक के अंदर सारी चीजें, मतलब जैसे लाभ हानि बट्टा, ये क्या डिपेंड करता है, प्रतिशत पर डिपेंड करता है। सिर्फ अपने को पता होना चाहिए लाभ हानि में लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, बात प्रतिशत वाली होती है। कैसे, किसी वस्तु को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब ये जो हानि दिया है इसमें अंदर अपने को तीनों चीज दी हुई है, क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है और हानि भी दी हुई है। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये क्या है, एक आनुपातिक मान होता है, मतलब यूनिट के रूप में मान होता है। 20% हानि का मतलब, और एक चीज लाभ और हानि के में हमेशा क्या होता है, लाभ किस पे होता है, हानि किस पे होती है, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। बात अलग है कि क्वेश्चन की थ्योरी के अंदर आपको एक चीज अलग दे दे कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का, तो वो उसने दिया है, बात क्लियर लिखी है कि विक्रय जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का इतना प्रतिशत है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट के अनुसार लाभ हानि में जो लाभ और हानि प्रतिशत होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब 20% हानि, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो हानि कितनी है, 20 है। क्रय मूल्य कितना है, 100, तो हानि कितनी है, 20। जब सौदे में हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य हमेशा कम होता है, तभी क्या होती है, हानि होती है। कम होता है इसका मतलब घटेगा, तो 100 में से 20 घटेगा, कितना आएगा, 80, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 80 है। ये तीनों चीजें अपने इस प्रतिशत मान से पता चली। ये है एक अनुपातिक मान, और अनुपातिक मान है यहाँ पे कुछ ना कुछ वास्तविक दिया है। किसी वस्तु को 1120 रुपए में बेचने पर, मतलब ये 1120 क्या है, विक्रय मूल्य, तो अनुपात के अंदर विक्रय मूल्य कितना है, 80, मतलब ये 1120 है वो कितने प्रतिशत का मान है, 80% का मान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसका मतलब क्रय मूल्य है कितना, 100, तो गुणा किसका आएगा, 100 का। 0 से 0 कट गया, ये 0 इधर लगा देता हूं, भाग देने 8 का, 8 एक 8, बच गए कितने, 3, 8 चौका 32, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपए। ये कैसे पता चला भी ये किसका मान है, क्योंकि गुणा किसका किया, जिस चीज का गुणा करते हैं वही मान निकाला जा रहा है। तो गुणा किसका किया, 100 का 100 क्या था, क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य कितना आ गया, 1400 रुपए। सिर्फ सूत्र नहीं रटने कि जब विक्रय मूल्य दिया हो तो बटा में आएगा, मतलब 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में आएगा 100। सूत्र रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 20% की हानि, इसका मतलब ये तीनों अनुपातिक मान दिया हुआ है। इसके आधार पर आगे अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ से बेचा जाए तो 600 रुपए अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम परीक्षा वाला क्वेश्चन है, जो हमने परीक्षा में जो प्राप्तांक थे दिए हुए थे, एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, दूसरा विद्यार्थी क्या हो रहा है,
पास हो रहा है, वही दे रहा है, एक में घाटे हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, वादा हो रहा है 10% लाभ। उसी तरीके से दिया कि किसी वस्तु को 10% आने की अपेक्षा 10% लाभ से बेचा जाए तो 600 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये जो 600 रुपए है, क्या दिया हुआ है कि ये सौदा है, इस लाइन के अंदर क्या है, ये एक सौदा है, मतलब है इसका क्रय मूल्य क्या है, यहां पे इसका क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य। अब किसी वस्तु को 10% की हानि, जब हानि में बेचा है तो विक्रय मूल्य क्या जाएगा, क्रय मूल्य से कम होएगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, यहां पे होगा इसका विक्रय मूल्य, तो यहां पे क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत कम होगा, 10% कम होगा विक्रय मूल्य। और क्या कह रहे हैं, 10% लाभ से बेचा जाए। अब दूसरे बार क्या बेचा, लाभ से बेचा है, मतलब इसको यहां पे बेचा है, इसने लाभ पर बेचा है, इसका मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा है। कितने से, मतलब क्रय मूल्य के 10% ज्यादा में बेचा है। तो पहले तो विक्रय मूल्य ये था, इतने में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। तो इसकी बजाय इसमें बेचे तो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं उसको, इसकी बजाय यहां में बेचता है तो कितने ज्यादा मिलते हैं, 600। तो इसका मतलब ये किसका मान है, 10 और 10 है, 20% का मान है, क्योंकि 10 ये है, 10 ये, दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का मान है, 20%। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो ये था 20%, प्रतिशत कट गया, 20 या 60, कितना है क्रय मूल्य, कितना आएगा, 3000 रुपए। एक शॉर्ट ट्रिक बात करें तो, जब क्या कहे, एक में 10% हानि और दूसरे में क्या करे, 10% लाभ, चाहे 10% हानि हो, चाहे 10 पहले में 10% हानि दी और दूसरे में क्या दिया, लाभ दिया, तो दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, इस मान के बराबर होगा। अब जब पहली बार 10% लाभ में बेचे, दूसरी बार 15% लाभ में बेचे, तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो जितने रुपए अधिक मिलते हैं वो किसका मान होता है, दोनों लाभों के अंतर। जब दोनों ही जगह क्या दिया हो, लाभ दिया हो, तो दोनों का अंतर होगा, वो ये जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा। यहां पे भी हानि हो, वहां पे भी हानि दी हुई हो, और यहाँ पे जो कम मान दिया हो, इतने रुपए कम प्राप्त होता है, तो भी वो क्या होगा, जब दोनों जगह हानि दी हो तो भी इनका अंतर होगा, जब दोनों जगह लाभ दिया हो तो भी इनका क्या होगा, अंतर होगा। लेकिन पहली बार हानि दी और दूसरी बार लाभ दिया हो, या पहली बार लाभ या दूसरी बार हानि ऐसे दिया हो, तब दोनों का क्या होगा, योग होगा। योग हो क्यों रहा है, ये देखो कि यहाँ पे था कोई वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये था, तो प्रतिशत में बात करें तो क्रय मूल्य कितना था, 100 था, क्रय मूल्य कितना था, 100 था। तो 10% हानि में बेचा, तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, वो 90 में बेचेगा, क्योंकि हानि हो रही है तो हानि हो रही है, तो इसका मतलब कम में बेचेगा। तो 100 क्रय मूल्य है तो कितने में बेचेगा, वो 90 में बेचेगा। लेकिन उसके बाद कह रहा है अपेक्षा 10% लाभ में बेचा, तो क्रय मूल्य कितना था, 100% था, और 10% लाभ में बेच रहा है, इसका मतलब अब कितने में बेचेगा, वो 110 में बेचेगा। अब पहले की बजाय 600 रुपए अधिक मिलते हैं, पहले की बजाय जब दोनों जगह बेचेगा तभी तो अधिक मिलेगा। तो पहले 90 में बेच रहा था, तो 90 में बेच रहा था, तो अब कितने बेच रहा है, 110 में। तो प्रतिशत के अंदर उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 90 से 110 तक पहुंचने में कितना प्रतिशत, कितना आता है, तो 110 और 90 का अंतर कितना है, 20, मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 20, मतलब प्रतिशत के अंदर उसे 20% ज्यादा मिल रहे हैं, और वास्तव में कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 600। तो ये 600 है, वो कितने प्रतिशत का मान है, 20%। ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, 100, तो 100 का अपने को ज्ञात करने तो उसका गुण आ जाएगा, यही पूछा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 620% का मान क्यों होता है, ये इस कारण होता है। अब बात करें कि अगर लाभ ही दिया होता दोनों जगह, तो लाभ दिया होता तो ये लाइन कैसे चलती, ये लाइन यहां था, इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 100। अब यहां कह दे कि 5% लाभ पर बेचा, क्या बोले, 5% लाभ में बेचे, इसका मतलब ये यहां पे बेचा है, इसको कितने में, 105 में बेचा। फिर कह दे 10% लाभ पर बेचा, तो मतलब ये और आगे चला गया, कितने में बेचेगा, 110 में। तो पहले की बजाय उसे 100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो पहले 105 में बेच रहा था, तो ये 5 में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है, 110 में। तो मतलब कितनी ज्यादा बेच रहा है, तो 110 और 5 का क्या कर रहे हैं, अपने अंतर करेंगे, क्योंकि अपने को तो इतने का मतलब है, तो क्या हुआ, दोनों का अंतर कितना है, 5, मतलब कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 100, तो ये 100 कितने का माने, 5 का। तो जब दोनों ही जगह लाभ दिया हो तो क्या होगा, दोनों का अंतर होगा। कैसे, ये 5% था, ये 10%, तो 10 और 5 में से कितना अंतर है, 5, तो ये कितने का हुआ, 5 का।
जब एक हानि और दूसरा लाभ दिया हो तो एक लाइन के पीछे आता है और एक आगे चला जाता है, तब उनका क्या करते हैं, योग करते हैं। 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, एक क्वेश्चन अपने पहले किया था, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन आया था। क्या इनकम टैक्स में दिया होता ना कि इनकम टैक्स का 17% इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था, तो क्या था वहां पे दोनों चीजें बराबर थी, तो सेम यही कह रहा है। 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है इसके गुणा में क्या है, विक्रय मूल्य, और इसके गुणा में क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, आगे विक्रय मूल्य के गुणा में कितना है, 250, तो क्रय मूल्य कितना होगा 250, और विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य का मान कौन सा होगा, इस क्रय मूल्य के जो गुणा में, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 200। ये जो इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन था सेम, जब कोई दो चीज बराबर दी हुई हो तो पहले के गुणा में जो मान होता है, मतलब क्रय मूल्य कितने का वस्तुओं का है, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य की गुणा में वो तो होगा आगे वाली का, मतलब किसका, विक्रय मूल्य का मान होगा, और विक्रय मूल्य के गुणा में वो किसका होगा, पहले वाले का। मतलब क्रय मूल्य इसमें कितना है 250, विक्रय मूल्य कितना है 200। ये दोनों बातें अनुपातिक रूप के अंदर होती है। मतलब क्रय मूल्य 250 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 200। हानि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो तो स्पष्ट पता चल रहा है भी सौदे में क्या हुई है, उसकी हानि हुई है, क्योंकि क्रय मूल्य है 250, विक्रय मूल्य कितना है 200। अनुपात के अंदर हम काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, 5 पंजा मतलब 5:4, मतलब क्रय मूल्य कितने 5, विक्रय मूल्य कितने 4, मतलब 1 अनुपात कम बेच रहा है, मतलब 1 अनुपात की हानि हो रही है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 1 अनुपात की हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र कुछ नहीं होता है, अपने को क्या करना है, हानि को प्रतिशत में बदलना है। तो जिसको प्रतिशत में बदलना होता है वो तो आता है ऊपर, तो हानि कितनी है 1, और हानि और लाभ हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य, तो बटा में क्यों ना आएगा, क्रय मूल्य कितने 5, और प्रतिशत में बदलना हो कोई चीज को तो क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, 5 20 100, मतलब कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। 500 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्या कह रहे हैं, 500 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। भी 500 केले बेचता है, इसका मतलब 500 केले का विक्रय मूल्य कितना है, भी एक केला कितने बेचते हैं, 1 रुपए में बेचते हैं, तो 500 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 500 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, माना विक्रय मूल्य कितना है 1 है, तो 500 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। विमाना विक्रय मूल्य कितना है, 1 केले का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए है, तो 500 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपए। 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी दी हुई है इसमें, हानि दी हुई है कितनी, 50 केलों के विक्रय मूल्य माना कितना, 1 केले का विक्रय मूल्य 1, तो 50 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा 50, मतलब हानि कितनी होगी 50 रुपए की। दो चीजें मिल गई, विक्रय मूल्य 500 और हानि कितनी है 50। पूछ क्या रहे, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो पहले अपने को क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो जब हानि 50 की और विक्रय मूल्य कितना हो 500, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 550। जब सौदे में हानि हो तो वहां पे खरीदा गया मान होता है, जो खरीदी गई मतलब जो कोई वस्तु है उसकी जो खरीद की जो राशि होती है वो ज्यादा होती है किससे, जितने में बेचा है। मतलब हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, और लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। किसी चीज को ज्यादा में बेचेंगे तभी तो क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होती है, जब किसी चीज को कम में बेचें, मतलब जितने में खरीदा है उससे भी कम में बेचें तो क्या होगी, हानि होगी। तो बेचा कितने में 500 और हानि कितनी की 50 को, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत।
हानि तो दी हुई है लेकिन हानि को प्रतिशत में बदलना है। अब कोई संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो वो तो आती है ऊपर, किसको बदलना है प्रतिशत में, हानि को बदलना है, तो हानि तो आएगी ऊपर बटा क्रय मूल्य। क्यों क्रय मूल्य क्यों आता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे, तो बटा में आएगा 550 और प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं, 0 से 0 5 11 55, मतलब कितना आ गया 100/11। ऑप्शन दिया हुआ है 100/11, या फिर इसमें क्या ऑप्शन मिलता है अपने को 100/11 मतलब 1/11 में 100 का गुणा करना है, और 1/11 में 100 का गुणा करना है मतलब 1/11 को प्रतिशत में बदलना है, और 1/11 को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आता है 11 से 1/9 प्रतिशत। ये अपने को याद होना चाहिए। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को बेचने पर, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थ्योरी से समझ में आएगा क्वेश्चन। ये जो 25% का लाभ दिया है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर, ने की हमेशा लाभ और हानि होता है किस पे, क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में लैंग्वेज डाल गया क्या कि जो लाभ दे रहा हूं वो किसका है 25% है, विक्रय मूल्य का 25% है। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। इसका मतलब ये जो 25% में जो नीचे वाला प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100, जो ये 100 मान है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है यहाँ पे 100 विक्रय मूल्य होगा तो लाभ कितना होगा 25 होगा। ये इस क्वेश्चन की थीम थ्योरी से बात समझ आ रही है, न कि लाभ हानि के कॉन्सेप्ट से। अब विक्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है 25, तो क्रय मूल्य कितना होगा, जब लाभ दिया हो विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितने 100 माइनस 25 कितना आ गया क्रय मूल्य 75, क्रय मूल्य कितना आएगा 75 आएगा। कह रहे वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक कैसे पूछ रहे हैं कि मुझे बेसिक जो लाभ आने का कॉन्सेप्ट होता है उसके अनुसार लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसके अनुसार लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ कितना है 25 बटा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है 75, प्रतिशत में बदलना है इसका मतलब गुणा में 100 आएगा, 25 या 75 और 1/3 गुणा 100 मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 33 सही 1/3 नहीं दिया हुआ तो क्या दिया हुआ 100/3 दिया हुआ, तो ये भी सही है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, बस इस क्वेश्चन में क्या था अपने को थ्योरी में दिया हुआ क्या था कि लाभ जो मान दे रहा है वो किसका दे रहा है, विक्रय मूल्य का 25%, 25% मतलब 25/100 किसका, विक्रय मूल्य का 100 सॉरी विक्रय मूल्य का 25। कब, जब विक्रय मूल्य 100 होगा तो लाभ कितना होगा 25। अब विक्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है 25, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस है लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य 75। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, भी लाभ है कितना प्रतिशत, तो वास्तव में लाभ कितना प्रतिशत है, वास्तव का मतलब क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं तो ऊपर आएगा लाभ बटाएगा क्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि वस्तु 10% कम पर खरीदी जाती और 90 रुपए कम में बेची जाती तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज क्या कह रही है उसी के अनुसार क्वेश्चन को लिखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है 120 है। ये बात मैंने किससे लिखी है, इस लाइन से लिखी। 20% लाभ होता है मतलब क्रय मूल्य कितना है 100 तो विक्रय मूल्य कितना है 120। अब कह रहा है यदि वस्तु 10% कम में खरीदी जाती, मतलब पहले वस्तु कितने में खरीदी जा रही है 100 में, अब इसको कितने कम में खरीद रहा है 10% कम में खरीद रहा है, मतलब 100 का 10% मतलब बटा 100 कितने में खरीद रहा है 10% कम में खरीद रहा है मतलब कितना आएगा, सॉरी 100 का यदि वस्तु 10% कम पर खरीदी जाती, पहले कितने में खरीद रहा है 100 में ही खरीद रहा है और 10% कम में खरीद रहा है मतलब अब कितने में खरीदेगा 100 का 10% कितना आएगा 10 मतलब 100 में से 10 घटा देंगे कितना आएगा 90 या 100 का सीधा 10% कम मतलब 90%, 100 का 90% कितना आएगा 90 ही आएगा। खरीदी जाती है मतलब इतने में खरीदी जाती है और 90 रुपए कम में बेची जाती है। इसको अगर 90 में खरीदता है तो 90 रुपए कम में बेचता है
फिर भी 30% का लाभ होता है, उसे क्या होता है, 30% का लाभ होता है। तो इस चीज से अपने को क्या पता चला कि 30% का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 130 है। इस लाइन से ओनली 30% लाभ से, लेकिन क्रय मूल्य है कितना, 90। बेस ने क्या बोला, 10% कम में खरीदी जाए, तो पहले 100 में खरीद रहा तो अब कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। बेच क्या रहा है, अगर 90 में खरीद रहा है तो बेच किस हिसाब से रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 130, लेकिन क्रय मूल्य है कितना, 90। मतलब ये जो 90 है वो कितने प्रतिशत का मान है, 100 का। बेचना है मतलब कितने में बेचना है, तो 130% में बेचना है, तो गुणा करेंगे 130 का, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 13 निम्मा 117, 13 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 117। मतलब अगर 90 में खरीदता है तो बेचेगा कितने में, 117 में बेचेगा। पहले से कितने में कम में बेचा, पहले बेच रहा था 120 में, अब कितने में बेच रहा है वो, 117 में बेच रहा है, मतलब 3 यूनिट कम में बेच रहा है। वास्तव में कितने में कम बेचा, 90 कम में बेची। इसका मतलब जो 90 रुपए दिया हुआ है वो किसका मान है, इन दोनों के अंतर का मान है। ये जो 90 है वो किसका मान है, 120 माइनस 117 का मान है। पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य था कितना, स्टार्टिंग में 100 था, तो मतलब गुणा किसका होगा, 100 का होगा, बराबर 90/3 गुणा 100, 3 तिया 9 मतलब 30, बराबर कितने में खरीदा उसने, 3000 रुपए में खरीदा। नहीं समझ में आई, दोबारा बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन की थ्योरी के हिसाब से अपने को मान देखना है और उसके आधार पर इसको हल करना है। किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब 20 बेचने पर 20% लाभ होता है, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा। ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। यदि वस्तु 10% कम में खरीदी जाती, मतलब पहले उसने कितने में खरीदी, 100 में खरीदी, तो अब 10% कम में खरीदना है, मतलब 100 का 10% कितना आएगा, 10, तो कम 10 कम करना है, मतलब 90 में खरीदेगा। अब कितने में खरीदेगा वो, 90 में। फिर दोबारा दूसरी लाइन कह रहा है, अगर 90 में खरीदता है तो वो उस वस्तु को वास्तव में, ये तो बात हो रही थी सारी प्रतिशत के अंदर, तो प्रतिशत मतलब यूनिट के अंदर, तो वास्तव में कितने, 90 में कम 90 रुपए कम में बेचेगा। तो देखते हैं अपने कि 90 में खरीदा है तो अब यहाँ पे अनुपातिक रूप में या प्रतिशत रूप में कितने में बेचता है, 90 कम में बेचता है किससे, पहले से, मतलब पहले 120 यूनिट या अनुपातिक रूप में बेच रहा था, वास्तव में अब की बार कितने कम में बेचेगा, 90 कम में बेचेगा। फिर भी उसे क्या होता है, 30% का लाभ होता है, मतलब वो 90 में खरीद के 30% लाभ कमा के बेच रहा है। तो 90 में खरीदा है और 30% लाभ कमा के बेच रहा है, मतलब 130% का मान पूछ रहा है अपने को। भी 90 का 130% में बेचेगा तो 0 से 0 कट गया, 0 से 13 91, 13 4 13 निमी 117, मतलब वो 90 में खरीदता है तो कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा। तो पहले से कम में बेचा है, कि पहले 100 में खरीदा है, 120 में बेचा, अब 90 में खरीदा है और कितने में बेच रहा है, 117 में बेच रहा है, मतलब कितने कम में बेच रहा है, 3 कम में बेच रहा है। कितने प्रतिशत कम में बेच रहा है, 3%। ये सारी चीजें अपने प्रतिशत पे निकाली थी, तो ये मान भी किस में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। तो ये जो 3% है वो वास्तव में कितने कम में बेचा है, पहले से 90 रुपए कम में बेचा है। तो जो 90 रुपए मान है वो किसका मान है, इस 3% का मान है, मतलब 90 है जो कितने प्रतिशत का मान है, 3% का। और अपने को क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना था, 100%, तो 100 का अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3000, ये आ जाए 3000। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन तोलते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है, वह दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है। करे कोई दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, भी कह रहा है मैं जितने में खरीदता हूं उतने में ही बेचता हूं, लेकिन तोलते समय 1 किलो की जगह कितना देता है, 900 ग्राम ही देता है। तो दुकान भी काम तोलते समय 1 किलो की जगह कितने दे रहे हैं, 900 ग्राम दे रहे हैं। इसका मतलब जो 100 ग्राम कम दे रहा है वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब 100 ग्राम पे जितना रुपए है वो क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो जब ऐसे बेईमानी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, बेईमानी वाले क्वेश्चन। तो दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ उठा रहे हैं, लाभ कितने का उठा रहा है, 100 ग्राम का लाभ उठा रहे हैं।
कितने के पीछे? 900 ग्राम देता है तो कितना उठाता है लाभ? 100 ग्राम। तो बटा में कौन आएगा? 900 ग्राम। बी, लाभ कितने का उठा रहे हैं? 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब उसको लाभ कितना हो रहा है? बी, जो बचत हो रही है वो क्या हो रही है? जो जितना माल कम दे रहा है वही तो उसका बच रहा है। मतलब 900 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब देना कितना था? 1 किलो देना था, तो 100 ग्राम कम दे रहा है, तो 100 ग्राम उसका क्या है? लाभ है। अब प्रतिशत में ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो कितना दे तब उसे 100 ग्राम बचता है? 900 ग्राम देता है तो 100 ग्राम बचता है, अगर 1800 ग्राम देता है तो कितना बचता है? 200 ग्राम बचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है बेईमानी वाले क्वेश्चन में। तो ऊपर तो आता है कितना कम दे रहा है, मतलब त्रुटि आती है। ऊपर क्या आती है? त्रुटि, बटा कितना माल दे रहा है, क्या कितना माल दे रहा है, और गुणा 100। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या है? तो 100 की त्रुटि कर रहा है, कितना दे रहा है? 900 गुणा 100, 0। 100 में 9 का भाग देना है, मतलब कितना आएगा? 11 से 1/9%। या ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 100/9 दिया हुआ, तो ये आ जाएगा आंसर। कोई दुकानदार अपना माल 20% लाभ पर बेचता है। कोई दुकानदार अपना माल क्या कर रहा है? 20% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। किससे? इस लाइन से। तोलते समय 200 ग्राम कम देता है। पहले भाव में 20% लाभ कमा लिया, और दूसरा किस में कमा रहा है? माल में बेईमानी करके भी लाभ कमा रहा है। 200 ग्राम कम देता है, वह दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है? विक्रय मूल्य मतलब उसने वस्तु कितने में खरीदी? 100 में खरीदी, तो बेच कितने में रहा है? 120 में बेच रहा है। 120 में बेच रहा है, मतलब उसको 20% लाभ कब होगा? 20% लाभ तो कब हो रहा है? अगर वो माल 1 किलो पूरा दे, तब उसे क्या हो रहा है? 120%, सॉरी 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन बेच कितने में रहा है? 120 में बेच रहा है। 120 में बेच रहा है तो वो कितना माल देता है? ओनली 800 ग्राम माल देता है। मतलब वो 120 रुपए में कितना माल बेचता है? बेचना तो चाहिए था उसे 1 किलो, लेकिन वो तोलते समय 200 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है। तो इसका मतलब 120 रुपए में कितना माल दे रहा है वो? 800 ग्राम। 200 ग्राम कम तोलता है, इसका मतलब माल कितना देता है? 800 ग्राम देता है। तो 800 ग्राम कितने का मान है? 120 का मान है। और देना कितना चाहिए उसे? 1000 ग्राम पूरा देना चाहिए। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। मैं ये बात कैसे लिखी? बी, 800 ग्राम माल बेचता है। 800 ग्राम माल बेचता है कितने में? 120। यूनिट है लेकिन मैं बात कर लेता हूं रुपए में। 120 रुपए में। तो 1 ग्राम माल बेचेगा कितने में? 120/800 ग्राम। और 1000 ग्राम माल बेचेगा, क्या आएगा? 120/800 गुणा 1000। यही बात आएगी। तो कितने में बेचेगा? 00 से 00 कट गए, ऊपर कितना बच गया? 1200/8। 8 एक 8 बच गया, 4 8 5 40। मतलब कितने में बेचेगा? 150 में बेचेगा। मतलब 1000 ग्राम माल कितने में बेचेगा? 150 में। और खरीदा कितने में? 100 में। इसका मतलब 100 के पीछे कितने में बेच रहा है? 150 में। तो मतलब 100 क्रय मूल्य, 100 विक्रय मूल्य कितना है? 150। तो लाभ कितना हुआ? 50% में बदल रहा है, तो मतलब 100 के पीछे 150 में बेचा है, तो इसका मतलब कितना लाभ कमा रहा है वो? 50%, नहीं कि 20%। तो कितना प्रतिशत आएगा? 20%। लगातार 500 संख्याओं का औसत 1053.5 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? लगातार 500 संख्याओं का औसत कितना है? 1053.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब क्या दिया होता है जब लगातार संख्याओं का औसत दिया हो? लगातार संख्याओं का औसत तो चाहे जैसे 2 4 6 8 या 3 6 9 12 15, मतलब अंतर कितना है इनका? 3 का है। सब में अंतर कितना है? 3 का। तो लगातार संख्या भी 1 2 3 4 5, मतलब अंतर कितना है? 1 का। मतलब उन संख्याओं का औसत, किन संख्याओं का? जिनका अंतर क्या हो? सेम हो।
तो जब लगातार की बात की तो अंतर तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जो औसत होता है वो क्या होता है, लगातार या समान अंतर की संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है, औसत होता है मध्यमान। क्या होता है, औसत क्या होता है, मध्यमान होता है, मध्यमान। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर सूत्र की बात करें तो क्या होता है, कितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 500 माइनस 1/2। 500 में से 1 घटाया कितना आएगा, 499/2। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 निम 18, 2 पंजा 10। कितना आया, 249.5। क्या करना होता है, जब लगातार संख्याओं का औसत दिया हो, तो जितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, लगातार संख्याओं चाहे सेम अंतर की संख्या है, उसमें सेम अंतर में क्या आ जाएगी, सम भी आ जाएगी, विषम भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, प्राकृत संख्या भी आ जाएगी। और जैसे 3, 6, 9, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे, मतलब 4 का अंतर, मतलब अंतर क्या दिया हो, सेम दिया हो, तो वहां जो औसत होता है वो क्या होता है, मध्यमान होता है। तो जब उन संख्याओं का, कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले कितनी संख्याओं का दिया हुआ है उनमें से 1 घटा के 2 का भाग देंगे। 500 माइनस 1/2 कितना है, 499/2, मतलब 249.5। बड़ी पूछे तो औसत में जोड़ देंगे ये मान, और छोटी संख्या पूछे तो औसत में से घटा देंगे। तो अपने को पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो कितनी आएगी, 1053.5 प्लस 249.5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो दशमलव के बाद क्या है, 0, 1 असल, 9 और 3 12 और 1 13, 1 अंसल, 4 और 1 5 और 5 10, 1 अंसल, 2 और 1 3, 1। कितना आएगा, 1303। ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1303। अब कह रहे हैं कि सर ये क्यों किया, देखो संख्या कितनी दी है, 500, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कितने दिए हुए, 250 संख्या यहां होगी। उसके बाद 251 52 ऐसे करके कितनी होगी, 500, मतलब ये तो होगी 250 और ये कितनी होगी, 250। आधी और आधी कितनी होगी, 250। अब अपने को ये पता नहीं है कि 500 कहां से स्टार्ट किए, मैंने ये लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये इसमें दिया होना है कि स्टार्टिंग की 500 संख्या ऐसे, मतलब ये हो सकती है 400 से स्टार्ट हो, 400 401 402 403 405 ऐसे हो सकता है, 900 से स्टार्ट हो। अपने को मतलब पता नहीं भी ये कौन सी 500 संख्या, लेकिन है 500 की 500 पूरी लगातार। मैंने मान ली 1 से लेके 250 और फिर 251 से 500। अब देखो ये जो मैंने क्या कहा कि औसत हमेशा क्या होता है, मध्यमान होता है, मतलब औसत क्या है, यहां का मान है, जो ये 1053 है, मैं ऐसे सपोज करके लिख रहा हूं भी, जो क्या दिया हुआ है 1053.5 है, वो उन 500 संख्याओं के बीच की संख्या है, मतलब ये मान है, तो इनके बीच की संख्या क्या हो गई, 250.5। क्या हो गई, 250.5। अब इसमें कितना जोड़ूंगा मैं, कि मैंने टोटल संख्या कितनी थी, 500, 500 में से एक कम क्यों किया, क्योंकि जो औसत दिया हुआ है ये क्या है, इन 500 संख्याओं का क्या है, ये औसत है, मतलब लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, मध्यमान। तो अपने को सूत्र वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है भाई, लगातार 1 से लेके 500 तक की लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, 250.5 होगा। क्यों, क्योंकि औसत लगातार संख्याओं का औसत या सेम अंतर की संख्याओं का औसत क्या होता है, मध्यमान होता है। तो 500 का मध्यमान कितना होगा, 250 और 250 इधर कर दी, 250 इधर कर दी। अब मध्यमान क्या है, 250 और 251 के बीच का है, तो 250 और 251 के बीच में कौन सी आएगी, 250.5 आएगी। तो 500 संख्याओं का औसत दिया है, मतलब एक संख्या तो दी हुई है, कौन सी, मध्यमान की, मध्यमान की एक संख्या दी हुई है, इसका मतलब इधर कितनी बच गई संख्या, यहाँ पे 249.5 बच गई, और इधर भी संख्या कितनी बच गई, 249.5। पहले इससे क्या थी, इधर कितनी थी, 250 संख्या थी, और इधर भी कितनी थी, 250, लेकिन इन 250 के बीच वाली संख्या मैंने एक ले ली, इसका मतलब अब इधर कितनी संख्या बची है, 249, और इधर भी कितनी बची है, 249। इसका मतलब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना बचेगा, 249 और 249 498, और 0.5 पॉइंट कितनी बच गई, 499। भी जो बची हुई संख्या है वो कितनी है, 499 संख्या है। अब कह रहा है अपने को क्यों किया, बी
499 टोटल संख्या बची हुई भी, जो जो औसत दिया हुआ वो तो क्या है, एक बीच वाली संख्या दी हुई है, 500 में से एक बीच वाली संख्या दे दी अपने को 1053, तो बीच वाली चली गई। अब जो अपने को देखना है शेष संख्या कितनी बची हुई है, तो शेष संख्या कितनी बची है, 499 बची है। 499 का आधा कर देंगे कितना आएगा, 249 पॉइंट है। अब अपने को उसमें जोड़ क्यों रहे हैं बड़ी वाली संख्या, तो ये है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे तो कौन क्या पर कहां पर पहुंच जाएगी, 500 पर पहुंच जाएगी, मतलब लास्ट संख्या। 250.5 में 249.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 500। और छोटी संख्या याद करनी है सबसे, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो 250.5 में से 249.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कौन सी आएगी, स्टार्टिंग संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, कब, जब लगातार संख्या दी हो या सेम अंतर की संख्या दी हो, तो मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, एकदम बीच की संख्या। तो एकदम बीच की संख्या 1053.5 है। अब इसमें क्या कर देंगे, 500 में से एक संख्या तो गई, बची कितनी, 499, 499 2 का भाग देंगे कितनी, 249.5, मतलब इस संख्या के आगे 249.5 लगातार संख्या है और इसके पीछे भी 249.5 संख्या है। पहली संख्या के पास पहुंचना है तो इसमें से बीच वाले मान में से ये घटा दो, और लास्ट संख्या के पास जाना है तो अपने क्या कर देंगे, इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या चली जाएगी, लास्ट संख्या आ जाएगी। ये एक इसका बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है। और ट्रिक से याद करना है तो क्या हो, जब लगातार संख्याओं का औसत दिया हो तो वहां पे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछता है तो क्या करेंगे, जितनी संख्या है उसमें से एक कम करके 2 का भाग दे देंगे, बड़ी पूछ रहा है तो औसत में जोड़ देंगे, छोटी पूछ रहा है तो घटा देंगे। 11, 12, 13, 14 और x का औसत 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 तरीकों से हल कर सकते हैं, कैसे, 11, 12, 13, 14 चार संख्याओं को पढ़ा तो अपने को पता चला भी ये तो लगातार संख्या है, मतलब सेम अंतर की संख्या है, और सेम अंतर की संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ये संख्या कितनी है, 5, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 2 इधर रहेगी, 2 इधर रहेगी, मतलब बीच वाली संख्या क्या है, तीसरी, मतलब तीसरी संख्या क्या है, 13, और औसत फिर 13 ही दिया हुआ। इसका मतलब जो बात अपने कर रहे हैं वही बात है, तो क्या होगा, इसका औसत 11, 12, 13, तो 13 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, स्टार्टिंग की संख्या आ जाएगी, और x कौन सा है, लास्ट मान है, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, मतलब औसत कितना, इसकी x का मान कितना आ गया, 15। एक तरीका तो ये था। कौन से थे, जब समान अंतर की संख्याओं का औसत दिया होता है तो समान अंतर की संख्याओं का औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, और जब 5 संख्याएं दी हुई थी, 5 संख्याओं के बीच की संख्या कितनी होगी, कौन सी होगी, तीसरी होगी। 5 संख्याओं के बीच की संख्या कितनी होगी, तीसरी, तो तीसरी संख्या कितनी है, 13। दूसरा तरीका, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर, सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत दिया हुआ कितना है, 13, राशियों का योग कितना है, योग 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस x बटा राशियों की संख्या कितनी है, 5, 5 इधर आएगा कितना आ जाएगा, 65, बराबर 11, 12, 13, 14 जोड़ना है, तो 11 चौका 44 और 1 45, 45 और 2 47, 47 और 3 50, कितना आ जाएगा, प्लस x, तो x बराबर कितना आ गया, 65 माइनस 50, कितना आ गया, 15। दूसरा तरीका है ये। ठीक है, कक्षाएं x, y, z में छात्रों की संख्या क्रमशः 30, 40, 50 है। इनका औसत वजन क्रमशः 21, 24, 26 है। तीनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो, औसत में क्या होता है, औसत का मतलब होता है जैसे 10 आदमियों का औसत आयु कितनी दी है, 10 आदमियों की औसत आयु दी हुई है, मान लो कितनी, 15 वर्ष। इसका मतलब ये है कि वो 100 आदमी भी, एक अगर 20 साल का है तो दूसरा उसमें 10 साल का है, तीसरा उसमें कोई 14 साल का है, मतलब प्रत्येक की आय इक्वल करें तो प्रत्येक की आय इक्वल कितनी आती है, आयु कितनी आती है, 15 वर्ष आती है। मतलब औसत का मतलब होता है जो कुल संख्या दी हुई है उसके प्रत्येक के हिस्से में इतना इतना माने जाएगा।
औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक के हिस्से में इतना इतना मान जाएगा। तो एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्या, मतलब कक्षा एक्स, कक्षा वाई, कक्षा जेड में छात्र कितने हैं, 30, 40 और 50 छात्र कितने हैं ये। और वजन कह रहे हैं उनका, औसत वजन क्या कह रहे हैं, औसत वजन कितना है, 21, 24 और 26। ये तो है अलग अलग कक्षा का। भी एक्स कक्षा में 30 छात्र हैं, उनका औसत वजन 21 है। वाई छात्र में वाई कक्षा में 40 छात्र हैं, उनका औसत वजन 24 है। जेड में कितने 50, तो उनका औसत वजन कितना है 26। अब एक चीज इसमें क्या आई, भी जब 3 क्लासों का औसत दिया हुआ है, इसका मतलब अब इनका एक साथ औसत निकालेंगे तो जो कम से कम औसत है वो तो आएगा ही आएगा। मतलब इन छात्रों का अगर टोटल का एक साथ निकालेंगे तो औसत कम से कम कितना आएगा, 21 तो पक्का आएगा आएगा। कैसे, भी 30 छात्र हैं वो कितने 21 के, और बाकी है वो इससे ज्यादा के ही, मतलब दूसरी क्लास में 40 है, उनका औसत कितना 24, मतलब 21 तो आ ही गया प्रत्येक के हिस्से में। 40 जो छात्र हैं उनके प्रत्येक की आयु कितनी है, 21 तो है ही है। और जो 50 है उनका कितने 26। इसका मतलब इनमें जो कम से कम जो औसत है वो कितने कम 21, मतलब जो आगे वाले छात्रों का निकालेंगे उनका औसत वजन कितना आएगा, 21 तो आएगा आएगा। अब 21 से कितने की वृद्धि होगी वो देखना है। तो इसमें कितने की औसत की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। औसत पहले कितना 30 का कितना था 21, तो इनका 21 तो रह गया, 21 निकाल दिया, फिर कितना बच गया 4 किलो वजन है वो प्रत्येक छात्र के पास और रह गया। मतलब औसत का मतलब प्रत्येक छात्र के हिस्से में 4-4 किलो वजन है। इसका मतलब 40 छात्रों का कुल वजन कितना आएगा, यहाँ पे 40 छात्रों का कुल वजन एक्स्ट्रा कितना बच गया, 40 गुणा 4 मतलब 160 वजन, तो ये दे देंगे एक्स्ट्रा। ये जो 40 छात्र हैं वो पहले से जो औसत चल रहा है उससे एक्स्ट्रा कितना दे दिया, 160 वजन कुल दे दिया। अब 50 छात्र हैं वो उनका औसत वजन कितना है 26, तो मिनिमम औसत अपना रख लिया कितना 21। अब इससे ऊपर कितना वजन है इनके पास, तो प्रत्येक के पास कितना है 5 किलो वजन एक्स्ट्रा है। तो कुल वजन एक्स्ट्रा कितना हो गया, कुल वजन एक्स्ट्रा कितना हो गया 250। ये जो 50 छात्र है ये 250 वजन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो पहले से औसत जो मिनिमम निकाला उससे। और जो 40 छात्र है वो दे रहे हैं 160, और ये तो देंगे नहीं क्योंकि इनका औसत तो क्या 21 ही रहेगा। अब क्लास मिक्स करते हैं तो एक्स्ट्रा वजन कितना है 21 से, जो औसत आपने माना 21 उससे एक्स्ट्रा वजन कितना है 250 प्लस 160, 0 5 5 10 11 1 अंसल 2 1 3 और 1 410 किलो वजन एक्स्ट्रा आ गया। अब इनको क्या करना है, सारों में डिवाइड करना है। सारों में डिवाइड करना है कितना आएगा, 40 और 30 70 70 और 50 है 120, मतलब प्रत्येक के हिस्से में कितना वजन आएगा। ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24 12 36, बच गया कितना 5, दशमलव लगाएंगे, दशमलव का 0 गया, 12 चौका 48, बच गया 2, फिर 2 में 12 का भाग नहीं जा रहा है, कितना आ गया 1 मिनट, हाँ 21 24 कितने 24। यहां पे जो मिस्टेक होगी क्या, यहां पे 3 है, इसका एक्स्ट्रा कितना है 3, 21 था वो चल रहा था तो 24 था, तो एक्स्ट्रा कितना आया 3 लेके आया, तो यहां पे कितना कर दिया आपने गड़बड़ कर दी थोड़ी, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला यहाँ पे 40 गुना 3 मतलब कितना मिला 120, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला 21 और 5 है 26 मतलब 250। तो एक्स्ट्रा वजन कितना हुआ 410 नहीं होगी, कितना होगा 250 प्लस 120, 0 5 2 7 2 1 3, कितना आया 370 किलो वजन एक्स्ट्रा आ गया। अब वो प्रत्येक हिस्से में डालेगा, मतलब प्रत्येक के हिस्से में करना है। तो औसत का मतलब क्या होता है प्रत्येक के हिस्से में, प्रत्येक के हिस्से मतलब टोटल छात्र कितने 120, तो 120 का भाग देंगे 0 से 0, 12 दूनी 24 12 तिया 36, बच गया कितना 1 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव की 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1 0 यहाँ पे 12 8 96, दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग दे दिया। अब पहले प्रत्येक हिस्से में कितना था 21 तो आ ही रहा था, और जो एक्स्ट्रा था उससे और कितना आ गया एक्स्ट्रा 3.08। अब प्रत्येक हिस्से में कितना आ गया 21 और 3 24.08, मतलब औसत कितना आ गया नया 24.08।
एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 32 केजी है। इनमें से एक छात्र जिसका वजन 28 केजी है के स्थान पर एक नया छात्र शामिल करने पर औसत में 200 ग्राम की कमी आ जाती है। नए शामिल किए गए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखो, औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक के हिस्से में। पहले कक्षा में 50 छात्र थे। कितने छात्र थे? 50 छात्र थे। उनका औसत 50 छात्रों का औसत वजन कितना है? 50 छात्रों का औसत वजन है 32 केजी। अब कक्षा से एक छात्र बाहर जा रहा है और वो बाहर जा रहा है, वो कितने किलो का है? 28 किलो का है। अगर उसकी जगह 28 किलो का ही वापस आ जाता है छात्र, तो औसत वजन में क्या नहीं आएगी? कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर उससे ज्यादा वजन का आ गया तो इसका मतलब औसत वजन सबका क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा वजन का आएगा मतलब जितना ज्यादा वजन का आएगा वो सब में क्या होगा? डिवाइड होगा। और कह रहे उसके छात्र जगह नया छात्र आया, उससे क्या हो गया? सबका 200 ग्राम वजन कम हो गया। इसका मतलब जो नया छात्र आया वो कम वजन का है। किससे? जो बाहर गया उससे। कितने कम वजन का है वो कैसे पता चलेगा? कि जितने की वजन की कमी हो रही है उसमें गुणा कर देंगे कुल छात्रों का। तो वजन में कितने की कमी हो रही है? 200 ग्राम वजन की कमी हो रही है। इसका मतलब कुल कितने की कमी होगी? तो जो नया छात्र है वो कितने वजन कम का आया है, कैसे पता चलेगा? कि उसके आने से छात्रों के औसत वजन में क्या प्रभाव पड़ा? 200 ग्राम वजन कम हो गया। इसका मतलब 200 ग्राम वजन किसने कम किया है? प्रत्येक छात्र का। जो नया छात्र है वो वजन कम का आया है, जो गया है उससे क्या है? कम वजन का आया है। कितना कम वजन का है? तो जितने का इफेक्ट पड़ा है उसमें कुल संख्याओं का गुणा करेंगे। 200 ग्राम वजन का इफेक्ट पड़ा है तो उसमें किसका गुणा करेंगे? कुल छात्रों का गुणा करेंगे। तो ये आ गया ग्राम में, लेकिन इस ग्राम को किलो में बदलना है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0, मतलब 10 किलो वजन कुल वजन कम लेके आए हैं। कौन? जो नया छात्र है। तो इसका मतलब कितना वजन लेके आए? जो गया है उससे 10 किलो कम वजन लेके आया है। तो गया है वो 28 किलो और आया है 10 किलो कम का मतलब कितने किलो वजन का छात्र है? 18 किलो वजन का आ रहा है। यही कह रहे हैं नए शामिल किए गए छात्र का वजन ज्ञात करो। तो कितना है? 18। एक खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 250 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई। 100वीं पारी तक औसत रन संख्या ज्ञात करो। सीधी सी कहानी है कि एक खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 250 रन बनाए। 100वीं पारी 99 पारी खेली हुई थी, 99 पारी खेल रखी थी। अब वो 100वीं पारी खेल रहा है, 100वीं पारी खेल रहा है, खेली 250 रन बनाए। 100वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 250 रन बनाए। तो औसत में 2 रन की वृद्धि आ गई, मतलब 2 रन की वृद्धि आ गई। तो इसका मतलब जो 100वीं पारी खेली है उसमें कितने रन बनाए उसने? उतने रन तो बनाए बनाए जितना क्या चल रहा था? पहले औसत चल रहा था। 100वीं पारी में क्या किया उसने? उतने रन तो बनाए जितने पहले जो 99 पारियों का उनका औसत चल रहा था, उतने रन तो बनाए बनाए। उसके साथ उसने कितने रन बनाए? टोटल 100 पारियों का जो औसत हुआ उसमें क्या हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। मतलब औसत में क्या हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। तो उसने 100वीं पारी में कितने रन बनाए? जितना औसत चल रहा था उतना तो बनाया बना, और औसत में 100 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 2 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कुल और कितने एक्स्ट्रा बनाए हैं? कुल कितने एक्स्ट्रा बनाए? औसत का मतलब प्रत्येक के हिस्से में 2 की वृद्धि हुई है। प्रत्येक के हिस्से मतलब कितनी पारी खेल रहा है वो? 100वीं पारी खेल रहा है। इसका मतलब 100 पारियों का जो औसत है उसमें 2 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब कुल एक्स्ट्रा कितने बनाए? 100 गुना 2, मतलब औसत प्लस 200 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए। तो अपने पास 100वीं पारी में कितने रन बनाए? औसत प्लस से 200 रन बनाए। कितने वास्तव में? 250। तो औसत बराबर कितना आ गया? ये 100 गुना 2 मतलब 200, 200 आगे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 250 माइनस 200 बराबर 50। मतलब उसका पहले औसत कितना चल रहा था? 50 चल रहा था। सीधा सही है। खिलाड़ी ने 100वीं पारी में 250 रन बनाए जिससे औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। इसका मतलब 100वीं पारी में जो पहले औसत चल रहा था उतना तो बनाए बनाए, साथ में क्या बनाए हैं? 2 रन एक्स्ट्रा मिले सबको, मतलब सब पारियों को, मतलब सब पारी कितनी होगी? 100। तो 100 में 2 का गुणा करें, कितना एक्स्ट्रा मिला है? 200 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं। किससे? औसत से। मतलब औसत प्लस 200 बराबर किसके है? 250 के। मतलब उसने रन कितने बनाए? औसत प्लस 200, और बनाए कितने अपने को पता है? 250। तो औसत बराबर क्या हो गया? 200 आगे चला जाएगा, कितना आएगा? 50 रन। उसने 100वीं पारी में कितने रन बनाए? 50 रन बनाए।
तो ये था आपका 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों का हल किया। धन्यवाद। गगन।